हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर केमिस्ट्री क्लास. In today's class we'll be continuing the chapter number 7 of NCERT titled as the P block elements. The P block elements. So as you already know that in the previous video I had begun this chapter and we had started to study the 15th group elements. हम 15 ग्रुप एलिमेंट्स को पढ़ रहे थे और हमने कुछ बहुत ही बेसिक बातें इसके बारे में आपको बता दी थी कल के लेक्चर में. 15th ग्रुप एलिमेंट्स के बारे में बेसिकली एलिमेंट्स के नाम क्या क्या थे एक बार रिकॉल कर लीजिए. नाइट्रोजन था, फॉस्फोरस था, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ. पहले के दो एलिमेंट्स नॉन मेटल्स हैं, बाद के दो एलिमेंट्स मेटलॉइड्स हैं और लास्ट एलिमेंट एक मेटल है. सो आज हम बच्चों पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ दोज 5 एलिमेंट्स. हमारा मेन फोकस होगा ऑन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस बिकॉज उनके बारे में हमारे पास ज़्यादा नॉलेज है, तो हम ज़्यादा उन्हीं के बारे में बात करेंगे. सो आज का जो लेक्चर है हमारा दैट इज़ ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स. केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स. और बच्चों ये सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए क्योंकि यहाँ से बहुत ही बेसिक और कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के अंदर आते हैं. सो दिस सेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई वांट यू टू बी अटेंटिव थ्रू आउट दिस सेक्शन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़. सो जब भी मैं बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करूँ सो मैं कहीं ना कहीं बात कर रहा हूँ ऑफ द गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्योंकि देखो केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब केमिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स का गेन होना या फिर लूज़ होना या फिर उनकी शेयरिंग होना. मतलब कहीं ना कहीं रोल आता है इलेक्ट्रॉन्स का. तो जब कभी भी इलेक्ट्रॉन्स का रोल आए तो समझ जाना कि हमें उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है. सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक बार देख लीजिए, मैं दोबारा आपको लिखवा देता हूँ क्या होती है ग्रुप 15 एलिमेंट्स. तो बच्चों वो होती है NS2NP3. दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स. और ध्यान रखना कि जो एलिमेंट्स सेकंड पीरियड में होते हैं, जो एलिमेंट्स सेकंड पीरियड में होते हैं, अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली अबाउट ग्रुप 15 एलिमेंट्स सो आई एम टॉकिंग अबाउट नाइट्रोजन. सो नाइट्रोजन के अंदर एक ख़ास बात है जो इसको बाकी सारे एलिमेंट से अलग करती है, वो है द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन इट. द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन इट. It becomes a very very important thing when we discuss the chemical properties. And along with these two important things also remember the atomic size of the elements कि भाई किसका atomic size छोटा है किसका बड़ा है. और एक important effect और apart from these 3 effects एक और important effect बच्चों inert pair effect, ये भी आपके माइंड में रहना चाहिए. तो ये 4 बातें अगर आपके माइंड में हैं ओके सो हम पढ़ना शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़. सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो पहला सेक्शन हमें पढ़ना है दैट इज़ ऑक्सीडेशन स्टेट्स. ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ दीज एलिमेंट्स एंड द केमिकल रिएक्टिविटी. सो बच्चों पहले बात करते हैं अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट्स कि क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट कर सकते हैं ये ग्रुप 15 के एलिमेंट्स. तो पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक बार रिकॉल कर लो कि ये चीज़ होती है क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है. सो बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं बात करूँ इन लेम लैंग्वेज सो इट इज़ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन आइदर बी गेन्ड और लॉस्ट बाय अ पर्टिकुलर एलिमेंट. कि अगर एक एलिमेंट कुछ इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो जो उसका चार्ज होता है वो फ़र्क हो जाता है. ओके सो जो वो चार्ज होता है उसी को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट. फॉर एग्जांपल अगर किसी एलिमेंट ने 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, चार्ज हो गया उसका -3, सो उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया वो -3 हो गया. इफ़ आई से इट हैड लॉस्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स सो क्या होगा, चार्ज हो जाएगा बच्चों +3. सो जो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +3 हो जाएगा. सो ये होता है ऑक्सीडेशन स्टेट. सो यहाँ पर हम बेसिकली बात कर रहे हैं ग्रुप 15 के एलिमेंट्स के लिए, यानी कि जो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं वो किस ट्रेंड के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं या फिर गेन करते हैं.
तो पहले वो सीख लेते हैं। तो वो सीखने के लिए हमें जाना पड़ेगा ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द वैलेंस शेल, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे या फिर लूज़ होंगे वो कहाँ होंगे, वो इसी आउटर मोस्ट शेल में होंगे, ऑब्वियस सी बात है। सो पहले देखते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ये लूज़ कर सकता है, हमारे ग्रुप 15 के एलिमेंट्स कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं। सो एक तो चांस है बच्चों कि ये इन p ऑर्बिटल के 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर दे। इट कैन बी अ कंडीशन ना कि भाई वो p ऑर्बिटल के 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे, ऐसा भी हो सकता है। या ऐसे भी हो सकता है कि वो इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को और इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर दे, ऐसा भी पॉसिबल है। सो अगर वो सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो जो उसकी ऑक्सीजन स्टेट होगी वो क्या होगी, अगर किसी चीज़ ने 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर दिया यानी कि उसके पास 3 नेगेटिव चार्ज कम हो गए, तो वो 3 पॉजिटिव चार्ज उसके पास हो जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन गए तो उसका मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज का आना, इलेक्ट्रॉन का जाना का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज का आना। सो अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, सो जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +3 हो जाएगी। चलो एक ये पॉसिबिलिटी हमें दिख रही है। अगली दिख रही है बच्चों +5 की, कि ये 2 भी जाएँ वो 3 भी जाएँ, सो +5। सो अगला हो सकता है बच्चों +5। और अब एक लास्ट बात, ये ध्यान से देखो ये चीज़ है क्या। ये मेरे पास s ऑर्बिटल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये मेरे पास p ऑर्बिटल है जिसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब ऐसा भी हो सकता है कि लूज़ करने की बजाय ये गेन कर लें इलेक्ट्रॉन्स को, ओके, टू कंप्लीट इट्स p ऑर्बिटल इट में गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स। सो एक पॉसिबिलिटी क्या है कि इसकी जो ऑक्सीजन स्टेट है वो -3 भी हो सकती है बाय गेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स। सो दीज आर द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, ये 3 बातें शायद आपको अच्छे से क्लियर हो गई हैं, दिस आई एक्सपेक्ट। बहुत ही सिंपल सी बातें थी, ओके। बट ध्यान देना जो ये -3 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया गया है, तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कौन करता है, जिसका आउटर मोस्ट शेल न्यूक्लियस के बहुत पास में हो, वही तो गेन कर पाएंगे इलेक्ट्रॉन को। भाई जिसका आउटर मोस्ट शेल ही इतना दूर है उसके न्यूक्लियस से, तो वहाँ पर तो बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर गेन कर पाए आउटर मोस्ट शेल में, ओके। सो जो ये -3 की ऑक्सीडेशन स्टेट है इट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। क्यों? क्योंकि साइज बढ़ता जा रहा है। सो ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है, इसको आप लिख लो या मत लिखो ये तो आपको याद रहेगी। बट एक इम्पॉर्टेंट बात ये देखने में आती है कि जब मैं 15 ग्रुप एलिमेंट्स के नीचे ट्रेवल कर रहा होता हूँ तो मुझे एक ट्रेंड देखने को मिलता है। वो ट्रेंड क्या होता है कि भाई जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी है, यानी कि जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करने की प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स की, इट इज़ ऑल्सो डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। अब ये थोड़ी एक अजीब सी बात दिखाई दी मेरे को कि भाई +5 दिखाने में क्या दिक्कत हो गई मेरे एलिमेंट्स को। तो मेरे को एक चीज़ याद आई कि इनर्ट पेयर इफेक्ट हमने पढ़ा था क्लास 11th में, कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है कि इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ द s ऑर्बिटल्स ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन द साइज एंड एटॉमिक मास टू नॉट टेक पार्ट इन अ रिएक्शन। ये क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये जो s ऑर्बिटल्स के अंदर रखे हुए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये रिएक्शन के अंदर टेक प्लेस नहीं करते, दे डू नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। सो उसकी वजह से क्या होता है कि जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी कम होती जाती है एज वी मूव डाउन द ग्रुप। क्यों? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम का। सो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है, आप भी नोट डाउन कर सकते हो इसको। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आंसर क्या है इसके पीछे का? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। बस एक लाइन आंसर है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। और ये इफेक्ट आप क्लास 11th में पढ़ चुके हो। सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये चीज़ अगर हमें इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं मालूम तो ये चीज़ एक्चुअली में होनी चाहिए थी कि +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट एज वी आर मूविंग डाउन द ग्रुप इट मस्ट हैव इंक्रीज्ड, बट ऐसा नहीं होता ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, एज सिंपल एज दैट, ओके। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ सामने आई, या फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप कह सकते हो कि चलो जब हम नीचे जा रहे हैं तो कम हो रही है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी, बट जब हम ऊपर हैं लेटेस्ट फॉर नाइट्रोजन
सो नाइट्रोजन के लिए तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाना बहुत ही नॉर्मल सी बात है. इट कैन शो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि ये 5 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर सकता है हमारा नाइट्रोजन. ओके, बट ऐसा होने के बावजूद भी कभी हमने एक ऐसा कंपाउंड नहीं देखा जिसमें नाइट्रोजन ने पेंटाहेलाइड बनाया हो, दैट इज़ NH5 जैसा कंपाउंड हमने आज तक नहीं देखा. अब ये सवाल आता है कि नाइट्रोजन कैन शो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट बट इट कैन नॉट फॉर्म अ पेंटाहेलाइड. अब इसके पीछे का रीज़न क्या होगा? तो ध्यान से समझो बच्चों, कंपाउंड बनता क्यों है? कंपाउंड बनता है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि H भी अपने कुछ इलेक्ट्रॉन देगा, N भी अपने कुछ इलेक्ट्रॉन देगा, या फिर कोई भी एक देगा. बट जो साइट होता है जहाँ पर रिएक्शन टेक प्लेस होता है वो होते हैं ऑर्बिटल्स. कि इन ऑर्बिटल्स में तो आते हैं इलेक्ट्रॉन्स, चाहे वो एक के दिए हुए हों या फिर दोनों के दिए हुए हों. तो जो साइट है जहाँ पर रिएक्शन होता है वो ये ऑर्बिटल्स हैं. तो जितने ऑर्बिटल्स हमारे पास अवेलेबल होंगे बॉन्ड बनाने के लिए, उतने ही तो हम बॉन्ड बना पाएंगे. सो द रीज़न बिहाइंड नाइट्रोजन नॉट शोइंग दी कोवलेंसी ऑफ 5 इज दी अनअवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल्स. कि इसके पास क्या है बच्चों, d ऑर्बिटल्स नहीं है, सिर्फ s और p ऑर्बिटल्स हैं. और s और p ऑर्बिटल्स इसको सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 वैल्यू तक की कोवलेंसी दिखाने की परमिशन देते हैं. उससे ज़्यादा वो अलाउ नहीं करते. देखो 1 2 3 4, मैक्सिमम कोवलेंसी फॉर नाइट्रोजन इज़ 4. मैंने बताया था आपको कि जो सेकेंड पीरियड में लाई करते हैं उनके पास d ऑर्बिटल्स होते नहीं हैं. और अगर कोई और ऑर्बिटल आपके पास है नहीं तो आपके पास सिर्फ ये 4 ऑर्बिटल्स हैं जहाँ पर बॉन्डिंग हो सकती है. तो अगर सिर्फ 4 ऑर्बिटल्स हैं तो सिर्फ 4 ही आपकी कोवलेंसी होगी, 5 नहीं हो सकती. और इस तरह का कंपाउंड आपको कभी नहीं मिल सकता इन केस ऑफ नाइट्रोजन. सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो क्वेश्चन आपके सामने मैंने यहाँ पर लिख दिया है, वो इंपॉर्टेंट. नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड और शो कोवलेंसी मोर देन 4. तो आंसर क्या होगा बच्चों? ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल्स. ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब d ऑर्बिटल्स हैं नहीं, सिर्फ और सिर्फ 4 ऑर्बिटल्स हैं. तो मैक्सिमम कोवलेंसी कैन बी ओनली 4. दैट इज़ द रीज़न इट कैन नेवर फॉर्म पेंटाहेलाइड. अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो यहाँ पर आपने देखा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग नाइट्रोजन. अब इस पॉइंट के अलावा भी और भी कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, ओके, जहाँ पर नाइट्रोजन अपने बाकी सारे एलिमेंट से, बाकी सारे बचे हुए एलिमेंट से डिफ़र करता है. ओके, लेट मी गिव यू सम ऑफ द एग्जांपल. देखो पहला एग्जांपल ये है दैट नाइट्रोजन कैन फॉर्म p-pi टू p-pi बॉन्ड्स. नाइट्रोजन के पास ये अवेलेबिलिटी है कि वो एक p-pi टू p-pi बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है, जबकि बाकी सारे एलिमेंट्स के पास जो कि इसी सेम ग्रुप में है उनके पास ये अवेलेबिलिटी नहीं होती. नाउ द रीज़न बिहाइंड नॉट हैविंग दिस एबिलिटी विद इन देमसेल्व्स इज कि उनके पास बच्चों जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं, क्योंकि उसके अंदर d ऑर्बिटल्स भी होते हैं. सो जब d ऑर्बिटल्स होंगे सो जो उनका साइज़ है, ओके, और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स the atomic orbitals become very large and diffuse, and due to which they cannot have effective overlapping. So that is the reason they cannot form p-pi to p-pi bond. ठीक है? The other elements except nitrogen cannot form p-pi to p-pi bond because their atomic orbitals are large and diffuse, due to which effective overlapping do not take place in them. ठीक है, इस लाइन को आप लिख लेना अपनी नोटबुक के अंदर. ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको लिखवा रहा हूँ, यही क्वेश्चन की फॉर्म में आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे. और कभी कभी ये सवाल भी आ रहा है कि चलो नाइट्रोजन इज फॉर्मिंग p-pi टू p-pi बॉन्ड, सो कैन इट फॉर्म d-pi टू p-pi बॉन्ड? सो आप कहोगे नो, इट कैन नॉट फॉर्म d-pi टू p-pi बॉन्ड. क्यों? ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल्स. एज सिंपल एज दैट. ठीक है, और जो बाकी सारे एलिमेंट्स हैं दे कैन ईजिली फॉर्म d-pi टू p-pi बॉन्ड एज वेल एज d-pi टू d-pi बॉन्ड. तो ध्यान रखना है ये वाला जो बॉन्ड है ओनली बाय नाइट्रोजन, ये वाला है नॉट बाय नाइट्रोजन. ठीक है, ये आपको छोटी सी बातें ध्यान रखनी है.
सो दिस वॉज ऑन द बेसिस ऑफ द अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ओके अब बच्चों बात करते हैं इसके एटॉमिक साइज़ के ऊपर भी। आपने ध्यान दिया हो तो आपने देखा होगा कि भाई नाइट्रोजन का साइज़ बहुत छोटा है। अगर आपने वो टेबल नंबर 7.1 पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि जो साइज़ ऑफ नाइट्रोजन है दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू दी अदर एलिमेंट्स। सो वो जो स्मॉल साइज़ है नाइट्रोजन का दैट ऑल्सो इफेक्ट्स द केमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि छोटे साइज़ की वजह से नाइट्रोजन easily overlaps with its same atom and forms a triple bond between them. That is कि नाइट्रोजन अपने आप से एक ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच होता है। और जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, दो पाई और एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर है। सो इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी होगी दैट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड, वो बहुत ज़्यादा होगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई चीज़ है, एक तो साइज़ में छोटे हैं, इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो रही है, और दूसरी बात ये है कि ये ट्रिपल बॉन्ड से आपस में बंधे हुए हैं। सो अगर आपको इनको तोड़ना है तो आपको बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ेगी। दैट इज़ कि जो उसकी बॉन्ड एंथैल्पी है वो बहुत ज़्यादा होती है, ओके, नाइट्रोजन की। वेयर एज अगर आप बाकी एलिमेंट्स को देखो सो दे ओनली फॉर्म सिंगल बॉन्ड बिटवीन देयर सेम स्पेसीज़। कि आपको फॉस्फोरस मिलेगा तो वो ऐसे मिलेगा, अगर आपको आर्सेनिक मिलेगा तो वो ऐसे मिलेगा। सिमिलरली दी अदर एलिमेंट्स कि सबके पास क्या है, सिंगल बॉन्ड है। सो ये एक इन दोनों में डिफरेंस होता है, ओके। और ध्यान रखना कि अगर इनमें ट्रिपल बॉन्ड है तो ये दोनों बहुत नज़दीक हैं एक दूसरे के, जबकि ये थोड़े दूरी पर होते हैं एक दूसरे से। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलती है बच्चों, व्हेन आई टॉक अबाउट द बॉन्ड बिटवीन टू सेम एटम्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, वो ये होती है कि नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, इसको लिख लो आप, नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड is weak as compared to फॉस्फोरस टू फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड या फिर किसी और एलिमेंट का सिंगल बॉन्ड। अब मैंने आपको ये क्यों लिखवाया, क्योंकि ये क्वेश्चन है दैट वाई इज कंपेयर टू दिस। तो इसके पीछे के दो रीज़न है। एक है बच्चों स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन, और ये होता क्यों है भाई इतना स्ट्रॉन्ग रिपल्जन, क्योंकि साइज़ बहुत छोटा है इन दोनों के बीच में। इसके इलेक्ट्रॉन दोनों बहुत पास में होंगे एक दूसरे का। आई टोल्ड यू जस्ट नाउ कि ट्रिपल बॉन्ड के कारण क्या होता है, या फिर सिंगल बॉन्ड भी है तब भी दोनों एलिमेंट्स बहुत ही पास होते हैं ओइंग टू द स्मॉल साइज। सो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन बिकॉज ऑफ द स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स, या फिर अगर मैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहूँ तो ड्यू टू स्मॉल बॉन्ड लेंथ। और यही रीज़न होता है कि जिसकी वजह से नाइट्रोजन इज़ अनएबल टू शो द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन मीन्स द इंटरलिंकिंग बिटवीन अ नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, यानी कि लंबी लंबी चेन फॉर्म करना आपस में, उसे हम बोलते हैं कैटिनेशन की प्रॉपर्टी, जो कार्बन के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, ओके। सो इसके अंदर वो प्रॉपर्टी नहीं होती। सो आपसे भी पूछे कि वाई इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन वीक इन नाइट्रोजन, सो आप कहोगे बिकॉज नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड इज़ वीकर एज कम्पेयर टू, मतलब इज़ वीक बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन। ये आपका वहाँ पर आंसर होगा। सो आपने देखा इतने छोटे सेक्शन में से कितने सारे क्वेश्चन बन के आ गए। कुछ मैंने आपको लिखवा दी, कुछ लिखवाई भी नहीं है, बट आपकी वो ड्यूटी है कि आप उनको खुद लिखो, ओके। एक तो ये कैटिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और एक ये वाला पी पाई टू पी पाई वाला, ओके। सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू मस्ट नोट डाउन इन योर नोटबुक। तो अब कुछ बातें इनकी केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में भी कर लेते हैं। द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स एक इंटरेस्टिंग टॉपिक और इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसके अंदर कुछ एक सीक्वेंस आपको देखने को मिलेगा, दैट इज़ द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड्स फॉर्म बिटवीन डिफरेंट एटम्स, ओके। तो वहाँ पर ध्यान देना थोड़ा सा। सो हम पढ़ रहे हैं बच्चों रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, जिसमें पहला पार्ट है रिएक्टिविटी विद या फिर टूवर्ड्स हाइड्रोजन, reactivity towards hydrogen. So all the elements of group 15
reacts with hydrogen to form the compound like EH3, जहाँ पर E क्या है, E is any element of group 15, कि आप यहाँ पर N रख दो तो NH3 बन जाएगा अमोनिया, यहाँ P रख दो, AS रख दो, ओके, SN रख दो या फिर BI रख दो, कुछ भी रख दो यहाँ पर E के प्लेस पर, तो वही आपका ग्रुप 15 के कोई भी एलिमेंट हो सकता है E. सो ईच एंड एवरी एलिमेंट रिएक्ट्स टूवर्ड्स हाइड्रोजन टू फॉर्म कंपाउंड लाइक EH3. हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि बनाता क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई जब बनाता है तो बनाने के बाद में क्या बिहेवियर होता है इन कंपाउंड्स का. देखो बन क्या क्या रहा है ये देख लो. पहले E को रिप्लेस करते हैं N से, तो NH3 बन गया, PH3 बन गया, उसके बाद ASH3, देन वी हैव एंटीमनी एंड देन वी हैव बिस्मथ. तो ये 5 एलिमेंट्स आपके पास आए. तो ध्यान से देखो, इसका साइज़ और इसका साइज़ दोनों करीब करीब सेम होते हैं, मतलब है तो बड़ा इसके कंपैरिजन में, बट इन सबके मुकाबले जो साइज़ हम कह सकते हैं कंपैरेबल है हाइड्रोजन का, दैट इज़ विद नाइट्रोजन. ठीक है, इतना बड़ा नहीं है. सो द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन इज स्ट्रॉन्ग, कि यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन दे आर स्ट्रॉन्ग, बिकॉज दोनों क्या है, सिमिलर है. ओके, इतना कोई फ़र्क भी नहीं है साइज़ के अंदर, और जो दोनों के बीच का बॉन्ड लेंथ होगी वो भी छोटी होगी. सो ये जो चीज़ है ये स्टेबल होगी. ओके, यानी कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कोई एलिमेंट है इन सब में से तो वो ये है. ये बात आप समझ चुके हो. फिर आप देख रहे हो कि साइज़ बढ़ता जा रहा है और इसका साइज़ तो वही सेम ही रहेगा. तो जैसे साइज़ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्टेबिलिटी कम होती जाएगी. ओके, क्योंकि देखो अगर दो अलग अलग लोग मिल रहे हैं जिनकी आपस में आप कह सकते हो सोच में फ़र्क है, तो वो ज़्यादा देर तक साथ में नहीं रह पाएंगे, अलग हो जाएंगे. सो वही यहाँ पर भी है. यहाँ पर साइज़ एक का तो बहुत बड़ा है, एक का बहुत छोटा सा है, तो दे वॉन्ट रिमेन टुगेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, स्टेबिलिटी कम होगी. ओके, सो दिस इज़ द ट्रेंड ऑफ द स्टेबिलिटी. तो अगर आप स्टेबिलिटी का ट्रेंड समझ चुके हो तो आप ये भी समझ चुके होगे कि ये जो कंपाउंड है ये बहुत ही ईजिली हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा, यानी कि ये बहुत ही ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाएगा. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मीन्स ऑक्सीडेशन. और अगर कोई स्पेसीज़ हाइड्रोजन को हटा रहा है अपने में से, तो वो क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को दे रहा है किसी को, दैट इज़ इट इज़ एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. सो दिस इज़ अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट. क्यों अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है ये? क्योंकि ये बहुत ही आसानी से अपना हाइड्रोजन दे देता है किसी और स्पेसीज़ को, क्योंकि बॉन्ड दोनों के बीच का वीक है भाई, स्टेबिलिटी कम है, तो आसानी से ये H तोड़ के भाग जाएगा इस BI को. ओके, सो इट्स अ वेरी वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट. जहाँ पर कि बात करूँ नाइट्रोजन की, सो इट्स अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट. माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट क्यों? क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ भी छोटी है, दोनों स्टेबल भी है, सो वो बहुत ही मुश्किल से लूज़ करेगा अपना हाइड्रोजन. सो इट इज़ अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट. आई होप कि इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं है. और अगर मैं बात करूं बच्चों बेसिसिटी की, तो वहाँ पर भी सेम ये ट्रेंड फॉलो होगा कि सबसे ज़्यादा बेसिक ये होगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और इन दोनों की बेसिसिटी करीब करीब बराबर होती है. ठीक है, सो ये 3 इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स आप मान सकते हो कि आ सकते हैं. पहला स्टेबिलिटी का ट्रेंड है, वो एज इट इज़ है. आपसे पूछे रिड्यूसिंग एजेंट का, सबसे स्ट्रॉन्ग ये होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये. ओके, यानी कि इट इज़ द लीस्ट स्टेबल रिड्यूसिंग एजेंट. और आपसे कोई पूछे भाई बेसिसिटी के बारे में, तो सेम ट्रेंड जो स्टेबिलिटी का था वही रहेगा, बस यहाँ पर इक्वल टू का साइन आ जाएगा. सो इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन, आर सेकेंड रिएक्टिविटी ऑफ दीज एलिमेंट्स. reactivity towards oxygen. So all the compounds of group 15 elements react with oxygen to form 2 types of compounds. पहला टाइप होता है बच्चों E2O3 और दूसरा कंपाउंड होता है E2O5. सो ये 2 तरह के कंपाउंड्स हमारे ग्रुप 15 के एलिमेंट्स फॉर्म करते हैं when they react with oxygen. So before I move on to important properties of these elements,
आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये पॉइंट आप लिख लो अपनी नोटबुक के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपको याद भी रहना चाहिए कि दी ऑक्साइड्स, इसको मैं आगे भी यूज़ करने वाला हूँ आगे की बातों में, ओके, लेक्चर्स में, अपकमिंग लेक्चर्स में. दी ऑक्साइड्स इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट of elements is more acidic than that of lower oxidation state. a very very important point, ये आपको मालूम होना चाहिए कि अगर किसी का ऑक्सीजन स्टेट ज़्यादा है किसी भी कंपाउंड का, यहाँ पर देख रहे हो आप ऑक्सीजन का ज़्यादा है, ऑक्साइड्स, ऑक्सीजन की बात चल रही है इन द हायर ऑक्सीजन स्टेट. यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5 है, सॉरी आई रिलेटेड इट रॉन्ग, बट आपको ये समझना होगा पॉइंट. द ऑक्साइड्स इन द हायर ऑक्सीजन स्टेट ऑफ एलिमेंट्स आर मोर एसिडिक देन दैट ऑफ द लोअर ऑक्सीजन स्टेट. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. और इस वाली क्लासिफिकेशन के लिए, रिएक्टिविटी के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है बच्चों कि जैसे जैसे हम ग्रुप नंबर 15 के अंदर डाउनवर्ड्स ट्रेवल करते हैं, द एसिडिक करेक्टर गोज़ ऑन डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप. द एसिडिक करेक्टर गोज़ ऑन डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप व्हेन दे हैड रिएक्टेड विद ऑक्सीजन. सो आप इसको लिख सकते हो दैट द एसिडिक करेक्टर, ये मैं लिखवा रहा हूँ क्योंकि कभी कभी आता है कि राइट डाउन द ट्रेंड ऑफ द एसिडिक करेक्टर और द बेसिक करेक्टर, तो वहाँ पर आपको ये लिखना होता है इस तरह से, ग्रेटर देन और लेस देन का साइन लगा करके. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीज पॉइंट्स. सो द एसिडिक करेक्टर डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. यहाँ पर इस सेक्शन से सिर्फ यहाँ से ही क्वेश्चन आता है, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस. सो यू प्लीज़ नोट डाउन ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स टिल हियर. आई एम टर्निंग द पेज. जो हम पढ़ते हैं द थर्ड टाइप ऑफ रिएक्टिविटी, दैट इज़ reactivity towards halogens. Reactivity towards halogens. So I hope you remember what are halogens. Halogens कि मैं चाहता हूँ आप एलिमेंट्स के नाम रिकॉल करो. सो बच्चों, हेलोजेंस बेसिकली ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं, दैट इज़ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे ऐसे जो एलिमेंट्स हैं आपकी ग्रुप नंबर 17 के अंदर, उनको आप हेलोजेंस बोलते हो. अब इनके लिए हम रिएक्टिविटी क्यों पढ़ते हैं? इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है टू सेटिस्फाई देयर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. तो ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, हेलोजन एलिमेंट्स. ओके, सो दे रिएक्ट विद दीज ग्रुप 15 एलिमेंट्स टू फॉर्म अ कंपाउंड, टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स. बेसिकली ई अगर मेरा एक ग्रुप 15 का एलिमेंट है, सो वो एक हेलोजन जो कि मैंने एक्स से डिनोट किया है, दो तरह के कंपाउंड्स बनाता है. एक तो बच्चों EX3 और दूसरा EX5. ये हो गया ट्राईहेलाइड, ये हो गया पेंटाहेलाइड. बट ध्यान रखना, हम आपको बता चुके हैं कि नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म अ पेंटाहेलाइड. ओके, वाई इट कैन नॉट फॉर्म? ड्यू टू दी अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स. तो ध्यान रखना, जो ये वाला टाइप है, ये वाला पेंटाहेलाइड्स, दे कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय नाइट्रोजन. तो इस सेक्शन में से आपको ये मालूम होना चाहिए कि नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड्स. एक ये इंपॉर्टेंट बात है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ये कंपाउंड्स कैसे से बनाते हैं. सो बेसिकली ट्राईहेलाइड्स और पेंटाहेलाइड्स ये फॉर्म करते हैं. मोस्टली ऑल द ट्राईहेलाइड्स of compounds of elements except nitrogen are stable. नाइट्रोजन के अलावा जो भी 15 ग्रुप एलिमेंट्स हैं, उन सब के ट्राईहेलाइड्स एज वेल एज पेंटाहेलाइड्स स्टेबल होते हैं. बट नाइट्रोजन का ट्राईहेलाइड भी स्टेबल नहीं होता, सिर्फ उसका एक ही ट्राईहेलाइड स्टेबल होता है, जिसका एग्जांपल है बच्चों NF3. सिर्फ ये एक उसका स्टेबल, नाइट्रोजन का एक स्टेबल ट्राईहेलाइड आपको देखने को मिलता है. अब बच्चों इसमें से एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट आता है कि वाई आर पेंटाहेलाइड्स मोर कोवेलेंट देन ट्राईहेलाइड्स. ओके, ये आपको क्वेश्चन हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए. क्वेश्चन है वाई आर पेंटाहेलाइड्स
more covalent than ट्राइहेलाइड्स। तो इसके पीछे का बहुत ही सिंपल रीज़न है, दैट इज़ ड्यू टू दी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दी ग्रुप 15 एलिमेंट्स। यहाँ पर जो ग्रुप 15 एलिमेंट्स की ऑक्सीजन स्टेट होती है इन केस ऑफ ट्राइहेलाइड्स इट इज़ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, जबकि पेंटाहेलाइड्स के अंदर वही ऑक्सीडेशन स्टेट +5 की होती है। सो विच कॉजेज अ मोर पोलराइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल and therefore pentahalides are more covalent than trihalides. The answer is oxidation state of pentahalides more than that of trihalides. So these were the important points regarding the reactivity number 3, that is reactivity towards halogens. अब डिस्कस करते हैं फोर्थ एंड द लास्ट टाइप ऑफ रिएक्टिविटी, दैट इज रिएक्टिविटी ऑफ द ग्रुप 15 एलिमेंट्स टूवर्ड्स मेटल्स। रिएक्टिविटी टूवर्ड्स मेटल्स। सो बच्चों, पहली बात आपको ध्यान में होना चाहिए कि मेटल्स करते क्या हैं। मेटल्स आर बेसिकली फेमस फॉर लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो मेटल्स होंगे वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। यानी कि जब आपके ग्रुप 15 के एलिमेंट्स रिएक्ट करेंगे विद अ मेटल, सो दे विल एग्जिबिट अ नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, दे विल एग्जिबिट अ नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, और बेसिकली द ऑक्सीडेशन स्टेट exhibited by the elements of group 15 is -3 when they react with metals, because over there metals loses electron and they are being gained by the group 15 elements to satisfy their p orbital outermost electronic configuration. आपने देखा होगा कि p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, तो वो यहाँ से ले लेते हैं वो फ्रॉम दीज मेटल्स। और अगर बच्चों मैं मेटल्स को डिनोट करता हूँ M से और ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को डिनोट करता हूँ E से, सो द जनरल कंपाउंड फॉर्म्ड बाय दीज ग्रुप 15 एलिमेंट्स विद द मेटल्स आर ऑफ द फॉर्म M3 एंड E2। तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो आपके ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं दे हैड शोन अ -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। और यहाँ पर एक बात और इम्पॉर्टेंट होती है दैट मैं चाहता हूँ कि आप उसको रिकॉल करो, जो आप क्लास 11 में पढ़ चुके हो, कि बच्चों हम फॉर्मूलेस को कैसे रखते हैं, कि हम सोडियम क्लोराइड को NaCl ही क्यों लिखते हैं, ClNa क्यों नहीं लिखते। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जनरल नॉलेज का। ओके, तो इसके पीछे का रीज़न है कि यह फॉर्मूला इज ऑलवेज रिटन इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि एक फॉर्मूले के अंदर हमेशा एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज किया जाता है कि वो एलिमेंट्स एक इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फॉर्म में अरेंज हो। यानी कि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू Na, तो Cl बाद में आता है एज़ कम्पेयर टू Na। तो वही बात यहाँ पर भी हुई है कि आपने देखा होगा कि इन टर्म्स ऑफ हेलोजेंस जो आपके ग्रुप 15 के एलिमेंट्स थे वो पहले आए थे, बट इस केस में आप देखो ध्यान से तो वो बाद में आए हैं। क्यों? क्योंकि मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 15 एलिमेंट्स। आपने पता है भाई मेटल्स तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं, तो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन तो कम होगी ही होगी। वेयर एज हेलोजेंस कौन से एलिमेंट्स होते हैं? हेलोजन वो एलिमेंट्स होते हैं जिनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है टू मेक देमसेल्व्स स्टेबल, टू अटेन द नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो इनकी तो बहुत ही हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो ये रीज़न है कि यहाँ पर ये फॉर्मूला आता है, यहाँ पर ये फॉर्मूला आता है, जनरल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स। सो आई होप दिस जनरल फॉर्मूला ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स व्हेन दे रिएक्ट विद मेटल्स इज क्लियर टू यू। द ऑक्सीडेशन स्टेट exhibited by these elements is also clear to you. अब one or two there are important questions that we must discuss and end this lecture, क्योंकि जो compounds हैं of group 15 elements basically the compounds of nitrogen, वो हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, आज के लेक्चर में उसको नहीं पढ़ेंगे। ओके, बिकॉज the time is almost approaching to its end. So let us discuss some of the important question. पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों ये आता है कि वाई इज BiH3 अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट अमंग ऑल दी हेलाइड्स। तो बहुत ही सिंपल इसका आंसर है दैट BiH3 इज एन हाईली अनस्टेबल कंपाउंड एंड ड्यू टू दी
very less bond ionization enthalpy of this compound easily gives away hydrogen and therefore it is the most strongest reducing agent amongst the hydrides of group 15 elements. इस तरह से आपने अपने आंसर को वहाँ पर लिखना होता है. और एक बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के अंदर आता है, इसको तो आप स्पेशली लिख लो अपने नोट्स के अंदर, दैट वाई phosphine has lower boiling point than ammonia. Boiling point than ammonia. ये सवाल आपके एग्जाम के अंदर बहुत कॉमन है. सो बच्चों बहुत ही सिंपल इसके पीछे का आंसर है. द आंसर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. क्या आपको अच्छे से पता है कि जो हाइड्रोजन है दैट फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स with nitrogen, oxygen and fluorine, and hydrogen bond is a strong bond. So due to the presence of hydrogen bonding in ammonia, or you may say that due to the absence of hydrogen bonding in phosphine has lower boiling point than ammonia. This is the way you need to answer your question over there. So ये बहुत ही important एक क्वेश्चन है और पीछे का लॉजिक भी बहुत अच्छा है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग दैट यू हैड स्टडीड इन योर क्लास 11th. अब एक और बहुत ही सिंपल सा सवाल आपके एग्जाम्स के अंदर आता है, दैट वाई डज नाइट्रोजन डू नॉट शो कोवलेंसी मोर देन 4, या फिर वाई डज नाइट्रोजन डू नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड्स. ये बहुत ही कॉमन सवाल है, अ वेरी कॉमन क्वेश्चन. तो इसके पीछे का सिंपल सा रीज़न ये है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स द मैक्सिमम ऑर्बिटल्स available to nitrogen for bonding are only 1s and 3p orbitals. Therefore, due to the presence of only 4 orbitals in its outermost valence shell, nitrogen cannot form pentahalides. तो इस तरह से आपने उस क्वेश्चन को वहाँ पर आंसर करना होता है. सो आई होप these all important questions are clear to you. ये क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरी है. एंड वेन एवर आई से समथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, सो दैट डज नॉट मीन कि वो आपके एग्ज़ाम में आएंगी या फिर सिर्फ आपके एग्ज़ाम के अंदर आएंगी. ओके, ऐसा मत समझना. इसका मतलब ये होता है वेन आई से समथिंग इम्पॉर्टेंट कि बच्चों वो इम्पॉर्टेंट है कि वो जनरल नॉलेज में, ओके, जैसे आपको एग्ज़ाम देते हो कॉम्पिटिटिव तो वहाँ पर आ सकता है, या फिर किसी और जनरल नॉलेज के टेस्ट में वो आ सकता है. और CBSE के बोर्ड एग्जाम्स के अंदर उस क्वेश्चन की आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है व्हेन आई से समथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके, सो यू मस्ट ले स्पेशल एम्फोसिस ऑन दोज क्वेश्चन विच आई से दैट दे आर इम्पॉर्टेंट. सो फॉर टुडेज लेक्चर दैट्स ऑल. आई होप दिस लेक्चर वॉज क्लियर टू यू. सो नाउ वील बी एंडिंग दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच.